हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। करियर क्लासेस सिविल लाइंस हरिओम नगर गोरखपुर में। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू और उपबंध की चर्चा और बहस करने चल रहा हूं। उस उपबंध का नाम है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। हमारी कार्यपालिका में निम्न लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और इसमें शामिल है महान्यायवादी। इनसे मिलकर के कार्यपालिका बनता है। कार्यपालिका ही देश का शासन और प्रशासन करता है। इस कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देश का शासन और प्रशासन का संचालन करती है और यह कार्यपालिका का न्यूक्लियस है, केंद्र बिंदु है कार्यपालिका का। यद्यपि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत संघ की सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के नाम से ही भारत का शासन और प्रशासन किया जाता है, किंतु राष्ट्रपति शासन प्रशासन नहीं करता है, बल्कि उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहलाता है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख कहलाते हैं। तो आइए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा और बहस करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एंड 75 में किया गया है। आर्टिकल 74 कहता है, राष्ट्रपति को शासन और प्रशासन में, राष्ट्रपति को शासन और प्रशासन में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तथा प्रधानमंत्री की परामर्श पर, सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करेंगे और इन सभी को शपथ दिलाएंगे। यह व्यवस्था आर्टिकल 75 कहता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है, मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले मंत्रियों की योग्यता क्या है। इन सारी चीजों को आज हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो आइए, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने की योग्यता क्या है।
तो मंत्री परिषद में मंत्री बनने की योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और वह संसद का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनता है और उस दौरान वह संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, तो वह अपने पद पर 6 माह तक मंत्री पद को धारण करेगा। 6 माह के भीतर अगर वह सदस्य बन जाता है संसद के किसी भी सदन का तो वेरी गुड, अन्यथा 6 महीने के बाद उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह योग्यता है। महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो न्यूनतम आयु मंत्री बनने की है 25 साल। आप कहेंगे सर 25 साल क्यों? क्योंकि लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है, इसलिए 25 साल का कोई भी व्यक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद का मंत्री बन सकता है। और यदि वह राज्यसभा का मेंबर है तो न्यूनतम उम्र हो जाता है 30 वर्ष। लेकिन जब प्रश्न आएगा केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो कृपया आप उत्तर लिखाएंगे 25 वर्ष। अधिकतम की कोई उम्र सीमा यहाँ पर नहीं दी गई है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और एक व्यक्ति एक से अधिक बार केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बन सकता है, उसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है। फिर सवाल यहाँ ये उठता है, केंद्रीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, अपने मूल संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र और उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। तो 545 का 15% अधिकतम 81 मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री परिषद में हो सकते हैं। इस बात का उल्लेख कर दिया गया 2003 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यह प्रावधान कर दिया। उसके पहले प्रधानमंत्री का विवेक था, वह जितना चाहे उतना मंत्री को अपने मंत्री परिषद में रख सकता था। नरसिम्हा राव साहब के जमाने में लगभग 100 मंत्री हो चुके थे, जम्बो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, लेकिन इस व्यवस्था पर रोक लगा दिया। अधिकतम 81 मिनिस्टर हो सकते हैं, यह प्रावधान आ गया। अब सवाल यहां यह उठता है कि हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? मैं टाइप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद में? तो जरा देखिएगा, हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्रिमंडल मंत्री कहते हैं हिंदी में। दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के मध्य एक और मंत्री पद का सृजन कर दिया, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो वर्तमान केंद्रीय मंत्री परिषद में भी 3 ही प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री। उप मंत्री कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है। अब सवाल यहां यह उठता है कि ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद का जो ये ढांचा है, ये जो रैंक वाले मिनिस्टर्स हैं, इसमें अंतर क्या है?
तो इन सभी मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैबिनेट मंत्री की, मंत्रिमंडल मंत्री की। मंत्रिमंडल जो मंत्रियों का समूह है वो मंत्री परिषद की मस्तिष्क तथा आत्मा है। मंत्री परिषद के तहत सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। जब ये एक साथ मिलते हैं तो कहलाता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री को कहते हैं हिंदी में मंत्रिमंडल मंत्री। इनकी संख्या मंत्री परिषद में कम रखी जाती है। क्यों कम रखी जाती है? ताकि शीघ्रता से और व्यवस्थित तरीके से निर्णय किया जा सके। मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया निर्णय मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है, क्योंकि वह मस्तिष्क है। मस्तिष्क ने जो निर्णय ले लिया तो सारे अंगों को उसे एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए मंत्रिमंडल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मंत्रिमंडल के मंत्री पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो अनुभवी, वरिष्ठ और ज्ञानी लोग होते हैं, तेज तर्रार लोग होते हैं। कैबिनेट रैंक का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है और विभाग के प्रमुख होने के नाते सभी नीतिगत निर्णय अपने विभाग से संबंधित वह कर लेता है, जबकि शेष मंत्री केवल उनके सहायक की भूमिका में रहते हैं। निर्णयन की भूमिका में नहीं, सहायक की भूमिका में। निर्णयन की भूमिका में सिर्फ कैबिनेट। इसलिए कहा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री परिषद का मस्तिष्क है, आत्मा है। तो वह जो निर्णय करता है वही मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है। क्लियर हो गया? अब सवाल यहां यह उठता है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु मंत्री परिषद का यह 5 वर्ष कार्यकाल तभी संपन्न होगा जब मंत्री परिषद को लोकसभा का बहुमत या विश्वास हासिल हो। बिना बहुमत विश्वास के मंत्री परिषद को पद से हटना पड़ेगा। हमारे देश में सबसे कम दिन का मंत्री परिषद था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मात्र 13 दिन, क्योंकि बहुमत नहीं मिला। अब बहुमत के साथ पूरे 5 साल तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। वो चाहे तो 5 साल के पहले भी मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र देकर के पद छोड़ सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मंत्री परिषद का मिनिस्टर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? यकीनन राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद को नियुक्त किया है और वह राष्ट्रपति को सलाह देने वाला एक अधीनस्थ संस्था है। इसलिए मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। भारत में लोकतंत्र एवं गणतंत्र है। इसलिए मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और जब तक लोकसभा में आपका बहुमत विश्वास है तभी तक मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है। और मंत्री परिषद अंतिम रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ही भारत की संप्रभु है। संप्रभु के प्रति आपकी जिम्मेदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यह एक व्यवस्था है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री मेहराब है, नींव है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सूर्य की भूमिका में रहता है। जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा तभी तक कोई व्यक्ति मंत्री परिषद में रहता है। जिस दिन वह नहीं चाहेगा उनको हटना पड़ेगा। और मंत्री परिषद का लीडर, नेतृत्व
प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जिस तारीख को प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे, पूरा मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद में 5 भूमिका महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है, इसलिए प्रधानमंत्री कहलाता है। नंबर 2, वह लोकसभा में सदन का नेता है, लीडर। नंबर 3, प्रधानमंत्री के रूप में वह देश का नेता होता है। नंबर 4, प्रायः प्रधानमंत्री अपने पार्टी का हेड होता है या पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह करिश्माई व्यक्तित्व का धनी होता है। और 5वां, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य वह सेतु का, पुल का जोड़ने का कार्य करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रभावी और सबसे चमकदार माना जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था भारत में है, यह हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान की परंपरा से ग्रहण किया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद को कहते हैं मंत्रिपरिषदीय शासन प्रणाली या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली, क्योंकि उसकी श्रेष्ठ भूमिका होती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य शक्तियां क्या है। तो हमारी मंत्रिपरिषद की सबसे प्रमुख शक्तियां, सबसे प्रमुख कार्य क्या क्या है, मैं आपके सामने विवरण रख रहा हूं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद अपने देश के लिए नीतियां तैयार करता है, कार्यक्रम तैयार करता है, संसद से उसे पारित कराता है, राष्ट्रपति से अप्रूवल लेता है और अपने प्रशासन के द्वारा पूरे देश में उसको लागू करता है। मंत्रिपरिषद देश के लिए कानून बनाएगा। कानून बनाने के लिए वह ड्राफ्ट तैयार करता है, मसविदा, और उस मसविदा को संसद के समक्ष रखता है। संसद से अनुमति लेकर के राष्ट्रपति के पास भेजता है। उनका हस्ताक्षर हो जाने के बाद वह विधेयक अधिनियम के रूप में बन जाता है और मंत्रिपरिषद उसको लागू कराता है पूरे देश में। तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद को आवश्यकता महसूस होती है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 में वह कहीं पर भी संशोधन और परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए एजेंडा तैयार करता है, लेकिन यह तभी मानक माना जाएगा जब संसद की उस पर अनुमति मिल जाए और राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाए। चौथी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है मंत्रिपरिषद का? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को है। नेक्स्ट, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण और संचालन केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है। संघ सूची से संबंधित सभी नीतियां केंद्र सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाएगी। समवर्ती सूची पर भी उसको यह राइट है, किंतु अगर समवर्ती सूची पर राज्य सरकारों ने भी कानून बना दिया तो टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून अधिक प्रभावी माना जाएगा और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी वह कानून बना सकता है अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो, जबकि अवशिष्ट सूची पर अधिकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। दोस्तों, नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रतिवर्ष फरवरी माह में अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्र का बजट प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हमारे अर्थशास्त्री बजट के नाम से संबोधित करते हैं। हमारे देश की आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, पर्यावरण की रक्षा, ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ऐसी नीतियां तैयार करे जिससे प्रत्येक नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने की संभावना में वृद्धि हो, यह भी जिम्मेदारी उनको दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, भारत संघीय शासन प्रणाली वाला देश है, तो संघीय ढांचे को मेंटेन करना, उसको मजबूत बनाना, उसको स्थापित करना, यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दायित्व है। इस दायित्व के अंतर्गत
वह राज्य सरकारों से विचार विमर्श करेगा, बैठक करेगा और राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को, नवीन चुनौतियों को समाधान करने के लिए एक नया सलूशन तैयार करेगा। यह सारा महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास है और यह दायित्व उन्हें निभाना है। जब जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने दायित्व को बेहतर तरीके से निभाता है, यकीनन अपने राष्ट्र का विकास होता है और होना तय है। मित्रों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक और वर्ड है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। जरा गौर करिएगा, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री हमारे संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है। इस पद को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देकर अपने किसी भी कैबिनेट मंत्री को, ध्यान दीजिए, कैबिनेट मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन चूंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक पद न होकर के एक राजनीतिक पद हो जाता है और उप प्रधानमंत्री पद को धारण करने वाला जो कैबिनेट मंत्री है वह कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में ही शपथ लेता है। यह बनाया इसलिए जाता है ताकि प्रधानमंत्री के बाद सेकेंड रैंक, मंत्रिपरिषद में सेकेंड रैंक की भूमिका उप प्रधानमंत्री पद का अपने आप हो जाता है। हमारे देश में अब तक कुल 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन है। आज है 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। इसलिए आज हम इनको याद करें, नमन करें और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज मनाया जा रहा है। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राष्ट्रीय एकता का अग्रदूत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के प्रयास से भारत में जो 566 देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों को अपने कौशल से, अपने प्रबंधन से, बिना किसी हिंसा और विवाद के भारतीय संघ में इन्होंने समायोजित कर दिया। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय एकीकरण का जनक कहते हैं। आप मित्रों ये भी जानते होंगे कि जब पहली बार भारत में प्रधानमंत्री पद चुनने की बात आई तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने बहुमत से सरदार पटेल को अपना नेता चुना, किंतु गांधी जी के हस्तक्षेप से नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और पटेल जी को उप प्रधानमंत्री पद बनाया गया। तो ऐसे थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक बात और मित्रों, पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी के द्वारा वारदोली सत्याग्रह में महिलाओं की तरफ से। पटेल जी के कुशल निर्देशन में वर्ष 1928 में वारदोली सत्याग्रह, वारदोली आंदोलन हुआ था। यह वारदोली गुजरात में सूरत जिले में स्थित है, जहां पर अंग्रेजी सरकार ने कपास पर 30% का राजस्व वृद्धि दर कर दिया था, जिसका बहुत विरोध हुआ और वहां के किसानों ने पटेल जी को अपना नेता चुना और पटेल ने बड़े ही सहजता के साथ नेतृत्व किया और 30% जो राजस्व दर था उसको घटवा करके 6.03% पर अंग्रेजी सरकार को बाध्य कर दिया लाने के लिए। और यह बहुत बड़ा आंदोलन विजयश्री को प्राप्त हुआ। उसी आंदोलन में महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा और तभी से वे कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आज जन्मदिन है। तो यह पहले उप प्रधानमंत्री थे। दूसरे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई
तीसरे उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौथे उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम। मित्रों, इनके साथ भी एक ऐतिहासिक घटना है। बाबू जगजीवन राम हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नेता जो 32 साल तक लगातार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री रहे। 2 सितंबर 1946 को जब भारत में पहली बार मंत्रिमंडल का गठन होता है तो बाबू जगजीवन राम कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और वह लगभग नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में, शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में, उसके बाद इंदिरा जी के प्रधानमंत्री काल में, मुरार जी के प्रधानमंत्री काल में, चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री काल में लगातार उस पदों पर बने रहे 32 साल तक। यह एक रिकॉर्ड है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और उसके बाद फिर आते हैं YV चौहान। YV चौहान यह भी भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो पुनः देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसके बाद अटल जी के जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इतने लोग भारत में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, YV चौहान, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, इतने से मिलकर के हमारा मंत्रिपरिषद बनता है और यही देश का वास्तविक शासन का केंद्र है। तो मित्रों, आज की टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको धन्यवाद। और एक बात और मित्रों, यदि आज का यह मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप हमें अधिक से अधिक लाइक्स करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब्स करिए और फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। प्रश्नकाल, प्रश्न उत्तर, हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे, स्वतः उत्तर देंगे। आप सुनिए, जांचिए, परखिए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू।